हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाण अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की एक सीरीज शुरू करेंगे। तो उसी की तरफ दोस्तों, हमारा पॉलिटी का जो आपने चैप्टर नहीं देखा है कि पहला चैप्टर जो हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर जरूर देखिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम उसी पर अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री का, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर बोला जाता है। इसका है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। ठीक है, तो दोस्तों ये इसको आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई होती है, पहली लड़ाई होती है, इसको ये भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका एक नाम और है जिसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह। तो वैसे दोस्तों लगातार एग्जाम में 1857 की रिवॉल्ट से एक या दो क्वेश्चन तो श्योर शॉट पूछे जाते हैं। तो आज हम उस पर आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको वो पूरा शेयर करूँगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, इसका जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको ये नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने सबने सुना होगा 1857 का रिवॉल्ट, तो सबसे पहले जानते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था इसके नेचर कैसा था, ये कैसे शुरू हुआ। तो 1857 की जो शुरुआत थी इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे ये विद्रोह एक सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें और लोग भी जुड़ते गए, तो ये एक पूरा पूरा एक सिपाही विद्रोह ना होकर ये पूरा विद्रोह हो गया। और जो दोस्तों वीडी सावरकर थे, जैसे ये वीडी सावरकर हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति को, लड़ाई रिवॉल्ट को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग जो थी उसकी संज्ञा दी। और डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था कि एक ऐसी लड़ाई जो धर्म के लिए शुरू हुई लेकिन स्वतंत्रता पर जाकर समाप्त हुई के रूप में बोला। और दोस्तों एक आरसी मजूमदार, इन्होंने तो ये भी कहा था कि ना तो प्रथम और ना ही नेशनल और ना ही फ्रीडम का वॉर माना। उन्होंने कहा ना तो ये प्रथम है और ना ही ये राष्ट्रीय है, ना ही ये स्वतंत्रता का युद्ध है। ठीक है, और कुछ जो इतिहासकार थे, हिस्टोरिकल ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश इतिहासकार, उन्होंने ये कहा कि यह एक मात्र किसानी सिपाही, मतलब ये किसानों द्वारा किया गया एक सिपाही था। अब दोस्तों जब कोई क्रांति शुरू होती है तो क्रांति के कई कारण होते हैं। क्रांति सिर्फ इसलिए शुरू नहीं होती है कि लोगों के बीच में गुस्सा है इसलिए शुरू नहीं होती। क्रांति के एक कारण होता है कि आर्थिक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि वहाँ का पॉलिटिकल रीजन होता है कि राजनीतिक कारण। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वहाँ का प्रशासनिक जैसे सेवा चल रही है वो किस पे कैसी के। और दोस्तों जो चौथा होता है ये होता है सामाजिक और आर्थिक कारण, सोशल और इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, और जो लास्ट एक रीजन होता है ये होता है इमीडिएटली रीजन की, मतलब इमीडिएट उस पर क्या रिएक्शन हुआ। तो ये कुछ 5 पॉइंट होते हैं जो कोई भी रिवॉल्ट स्टार्ट होती है उससे होती है। तो हमारा जो पहला जो रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक रीजन उस समय का क्या था कि जो वहाँ की टैक्सेस व्यवस्था थी वो लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद थी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था कि जो हमारे किसान थे, किसानों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। साहूकारों से जो वहाँ पर थे उनसे धन उधार लेना पड़ता था, लोगों से पैसा वो उधार लेते थे। ठीक है, और किसानों को जब ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो इतनी उस समय खेती होती थी कि वो अपना ऐसा नहीं होता था कि वो अपने खाने के लिए भी बचा लें और ब्याज भी दे लें। इसके लिए उन्हें उनसे कर्ज लेना पड़ता था। ठीक है, जो तीसरा रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, और ये छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, हथकरघा, जैसे हाथ से जो करघा मतलब कपड़ा, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, इसको नुकसान पहुंचा दिया गया। ठीक है, और जिन्हें आधुनिक उद्योग जो वहाँ पर नए नए मशीनें आ गए उनके साथ में इसको विकसित नहीं किया गया। ठीक है, और जो चौथा कारण था कि जितने अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, ये अपना ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, जिससे जो जमींदार थे, जितने भी लैंडलॉर्ड थे, उनको अपनी जो स्थिति थी वो लग रहा था कि मेरी जो अहमियत है ये कम हो रही है। तो दोस्तों ये थे कुछ इकोनॉमिक कारण। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल रीजन होते हैं वो क्या था कि एक सहायक संधि की गई थी जो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, एक था
लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन यानी व्यक्तिगत सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अब ये व्यक्तिगत सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी राजा के पास में उसकी कोई खुद की औलाद नहीं है, खुद की उसको कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी गोद लिए हुए पुत्र को अपना राजा नहीं बना सकता था, और जो उसकी राज्य होता था वो सब ब्रिटिश के अंडर चला जाता था, वो ब्रिटिश उस पर कंट्रोल करने लगती थी। ठीक है। और जो तीसरा कारण था ये था कि धर्म परिवर्तन बच्चे को संपत्ति का वारिस बनने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये कुछ 3 कारण थे। अब प्रशासनिक कारण क्या था कि जो जैसे वो अभी भी इस समय पर है कि देखा होगा कहीं-कहीं पर आपने कि लोग धरना देते हैं, तो वही उस समय भी था कि जो कंपनी का जो प्रशासन था उसमें जो भ्रष्टाचार था ये बहुत ही ज़्यादा था, और ये ऊपर लेवल पे नहीं था, नीचे लेवल पर, जैसे पुलिस हो गई, ठीक है? नीचे क्रम के अधिकारी हो गए, जितने नीचे ऑफिसर थे ये काफ़ी भ्रष्टाचार करते थे। तो ये प्रशासनिक हो गया। और एक और रीज़न था कि भारत का जो डेवलपमेंट थी, भारत की डेवलपमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। एज़ इट इज़ वैसी ही रही। तो ये कुछ प्रशासनिक कारण हो गए। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, जो हमारा चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोशल और इकोनॉमिक रीजन क्या थे 1857 की रिवॉल्ट होने में। तो दोस्तों जो सोशल और इकोनॉमिक रीजन थे कि जो ब्रिटिश थे ये खुद को बहुत ही मानते थे कि हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं, हमसे हम बेस्ट हैं, वो ये मानते थे कि हम बेस्ट हैं और जो इंडियंस हैं वो कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा था कि ईसाई मिशनरी थी, उनकी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। इससे लोगों को अपने धर्म खत्म होने का भी डर हो लगा था कि उनको लग रहा था कि ब्रिटिश जो है हमें ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं और वो हमारा धर्म खत्म कर देंगे। ठीक है। और जो नेक्स्ट कारण था कि जो सामाजिक और धार्मिक सुधार जैसे सती प्रथा हो गई। ठीक है। जिसमें अगर सती प्रथा सभी जानते होंगे कि अगर किसी आदमी का किसी भी वुमेन्स का वो विडो हो जाती है या फिर उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी चिता के साथ में जला दिया जाता था। ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह का प्रयास भी, विधवा का दोबारा से पुनर्विवाह करा जाए। ठीक है। महिलाओं की शिक्षा का प्रयास, तो एक ये भी रीजन था। जो चौथा रीजन था कि जो हमारे मंदिर और मस्जिद थी, इनकी जो लैंड थी इस पर भी टैक्स लगा दिया गया था। तो ये हमारे कुछ होते सोशल और इकोनॉमिक रीजन कि अंग्रेजों का खुद को बेस्ट मानना और ईसाइयों का ज़्यादा गतिविधि करना कि लोगों को अपने धर्म का खतरा होने लगा था, कि उन्हें लग रहा था कि हमारा धर्म खतरे में है। ठीक है। जो आज लोगों को लगता है कि है ना, वैसे ही उस समय पे लगता था कि हमारा धर्म खतरे पर है। और कुछ सामाजिक धार्मिक सती प्रथा हो गया। ठीक है। विधवाओं का पुनर्विवाह हो गया, कि महिलाओं की जो एजुकेशन थी ये हो गई। ठीक है। और जो मंदिर और मस्जिद था इनके लैंड पर टैक्सेस हो गए थे। अब जो यहाँ का इमीडिएट रीजन था, जो कि मेन पॉइंट था, ये क्या था कि जो वहां पर जितने लोग भी सेना में भर्ती होते थे उनको ये बोला गया कि भविष्य में फ्यूचर में उनकी भर्तियों को कहीं पर भी उनको लगा दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनको समुद्र के पार भी लगा दिया जाएगा, उनको नौकरी करने के लिए समुद्र के पार भेज दिया जाएगा। और उस समय लोगों में ये भावना थी कि अगर किसी को समुद्र के पार जाना पड़ता है तो उसकी जो जितनी भी मतलब क्या उसको ये बोलता है उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। आपको ये सिंपल सी लैंग्वेज ये समझ लीजिए, उनका लोगों में ये धारणा थी कि अगर वो समुद्र को पार करके गए तो उनका तो धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इमीडिएट रीजन ये भी था कि जो वहाँ पर ब्रिटिश थे, अगर ब्रिटिश और इंडियंस दोनों सेम लेवल पर काम करते थे, सेम पोजीशन पर काम करते थे, तो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पेमेंट मिलती थी और जो इंडियंस थे उनको कम पेमेंट मिलती थी। एक रीज़न ये था कि लोगों में ऐसी अफवाह थी कि गेहूँ के आटे में हड्डी का जो होता है, वो बोन्स का हड्डी का चूरा मिलाकर उनको खिलाया जाता था जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। चौथा कि एनफील्ड राइफल थी, इसकी कार्टेज में जिसको काट कर उनकी बंदूक में लगाया जाता था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी से बनाई गई है। तो जैसे गाय हिंदुओं में गाय को माता माना जाता है, तो वैसे ही सुअरों का मुसलमानों में एकदम वर्जित है, उनको उनके बारे में कुछ भी तो फिर उनको उसको दांत से काटना पड़ता था। तो ये एक रीज़न था कि जो जिन्हें लगता जैसे लगता था मतलब जो सिपाही थे उनको लगता था
कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका धर्म खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ हो गया कि कुछ 4-5 रीजंस हो गए कि इमीडिएट रीजन क्या थे, एक सोशल और इकोनॉमिक रीजन क्या थे, ठीक है, प्रशासनिक रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे और इकोनॉमिक रीजन क्या थे। अब हम बात करते हैं कि उस समय ऐसा क्या चल रहा था जो इस घटनाओं का प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट अफगान वॉर चल रहा था उस समय। कब हुआ था? 1838 से लेकर 1842 तक हुआ था। सेकेंड रीजन क्या था? पंजाब वॉर था 1845 से लेकर 1849 तक। वॉर ऑफ क्रीमिया था 1854 से लेकर 1846 से लेकर 1854 तक। ठीक है, एक संथाल विद्रोह था जिसे बोलते हैं 1855 से लेकर 1857 तक। तो दोस्तों ये तो जो था मैंने आपको बताया कि ये 1857 को रिवॉल्ट था, ये क्यों शुरू हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1857 का जो रिवॉल्ट था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो दोस्तों ये घटना है मेरठ की कि जो 19वीं बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री थी नई शामिल की गई, जो एनफील्ड राइफल थी इसका उपयोग करने से मना कर दिया और इन्होंने फरवरी 1857 में बगावत कर दी, जो कि मार्च 1850 में खत्म हो गई। तो अब 34th नेटिव इन्फेंट्री में एक युवा सिपाही थे। इन्होंने अब बैरकपुर में अपनी यूनिट के सर्जेंट मेजर पर इन्होंने गोली चला दी और 7वीं अवध रेजिमेंट को भी हटा दिया, भंग कर दिया गया। तो मेरठ में जो 10 मई को विद्रोह स्टार्ट हो गया। अब जो इतने विद्रोही थे उन्होंने अपने साथी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने जो बंदी थे, साथी थे, उनको आज़ाद कर दिया और अधिकारियों को मार डाला गया और उसके बाद वो दिल्ली के लिए चले गए। अब इसके लीडर्स कौन कौन थे? तो जो सबसे पहले लीडर थे कि मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर थे। लेकिन ये लीडर थे, लेकिन जो रियल पावर इनके पास नहीं थी। रियल पावर थी बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे बख्त खान, इनके हाथ में रियल पावर थी। अब कानपुर में जैसे देखिए नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए और एक अजीमुल्ला खान के जो इनके लीडरशिप में एक विद्रोह हुआ। इसमें सर हुग व्हीलर स्टेशन जो कमांडर थे, इन्होंने समर्पण किया, मतलब इन्होंने खुद को हार मान दी और नाना साहब ने खुद को पेशवा और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और लखनऊ में बेइज्जत हजरत महल ने वहां पर उन्होंने मोर्चा संभाला और जो उनके पुत्र थे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया। तो कानपुर में नवाब घोषित किया गया नाना साहब को, ठीक है, और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया और लखनऊ में बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, बरेली में खान बहादुर। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लीडर्स कहाँ पे थे। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला खान ने रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। कब? अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि कहा जाता है कि इस रिवॉल्ट की सबसे असाधारण नेता थी, मतलब उनमें एक बिल्कुल अलग शक्ति थी। और ये रिवॉल्ट में इसलिए आई थी क्योंकि जो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे, तो व्यापक सिद्धांत के कारण इनको झांसी से बेदखल कर दिया गया था, और क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, और उनके जो दत्तक गोद लिया वो पुत्र था, इसको जर्नल ने सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था, युवराज था, इसको स्वीकारने से मना कर दिया। तो झांसी जो थी, झांसी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने जाकर वहां पर उनसे युद्ध किया और जो बाद में वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों ये तो क्रांति की बात हुई कि क्रांति शुरू कैसे हुई, क्या रीजंस थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। अब बात करते हैं कि दोस्तों क्रांति खत्म कैसे हुई। तो दोस्तों 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने अपनी पूरी सेना के साथ में दिल्ली में जाकर कब्जा कर लिया और जो जॉन निकोलसन थे, इन्होंने घेराबंदी के बाद में इन्होंने नेता थे, बाद में चोटिल हो गए। और बहादुर शाह जफर जो थे, इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मौत हो गई। ठीक है, और लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा जो शाही राजकुमारी की हत्या कर दी गई और सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया।
बनारस में नील कर्नल नील थे, उन्होंने इस विद्रोह को खत्म कर दिया। अब दोस्तों कई रीजन थे, ये तो रीजन हो गए कि क्रांति शुरू कैसे हुई, खत्म कैसे हुई और कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। अब बात करते हैं कि क्रांति हुई तो ये क्रांति असफल क्यों हुई, क्यों ये क्रांति ऐसी सफल नहीं हो पाई कि उसी समय ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए। दोस्तों सबसे पहला जो और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था कि बहादुर शाह जफर कमजोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे और कमजोर हो गए थे, इसलिए वो जो क्रांति को, वो सही नेता नहीं थे क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। और दूसरा था कि जो भारत का जो अधिकतर भाग था, अधिकांश भाग था, दक्षिण का भाग, ये लगभग क्रांति से दूर ही रहा था। और जो कई बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने अंग्रेजों का समर्थन किया था भारत के लोगों को नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद अगर ब्रिटिश नहीं गए तो फिर उनकी भी हालत बुरी हो सकती है, इसलिए शायद उन्होंने साथ नहीं दिया। ठीक है। और आधुनिक शिक्षित भारत जो था, पढ़ा लिखा समाज था, उसने क्रांति का विरोध के रूप में देखा। उन्होंने ये देखा कि क्रांति ब्रिटिशर्स का इंडिया में रहना ही ज्यादा बेस्ट है, उन्हें ये लगा। और एक रीजन था कि भारतीयों के पास में जो हथियार थे ये थोड़े से पुराने थे, और जो ब्रिटिशर्स के पास में हथियार थे, उनके सैनिकों के पास में हथियार थे, वो आधुनिक थे, टेक्नोलॉजी से लैस थे, वो नए हथियार थे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। ठीक है। और जो एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो क्रांति का है, ठीक है, क्रांति का शासन तंत्र है, इसको पूरी तरह से समझा नहीं गया, और जो क्रांति की तैयारी थी ये भी अधूरी थी। ये क्रांति पूरी ताकत के साथ में नहीं किया गया, अधूरी ताकत के साथ में इसको स्टार्ट किया गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन था क्रांति का पूरा सफल ना होने का कारण। तो दोस्तों हमने आपको ये पूरा टॉपिक समझाया कि 1857 की रिवॉल्ट कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और क्यों खत्म हुई, क्या रीजन थे कि ये सफल नहीं हो पाए। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और हम आपके साथ कल एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पे जो हमने पॉलिटी की नई सीरीज शुरू की है उसको जरूर चरा शेयर किए, क्योंकि दोस्तों वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपका जो एक लाइक है और एक शेयर है, हमें मोटिवेशन देने के लिए काफ़ी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मोटिवेट करते रहिए हम लोगों को, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहें, आप सभी सफल हों। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।